सिग्नेचर से पहली बार मैंने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में माननीय अध्यक्ष जी कोई कैबिनेट नोट गई है ऐसा सुना है। मंत्री के सिग्नेचर से कभी नहीं जाती, इसलिए रूल्स बनाने पड़े हैं भाई। रूल्स इसलिए बनाने पड़े हैं कि रूल्स के हिसाब से नहीं चलता था, रूल्स के हिसाब से चले उसके लिए ये रूल्स बनाने पड़े हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से एक बार दिल्ली का इतिहास जरूर बताना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, 1953 में फजल अली कमीशन का गठन हुआ। उसने अपना प्रतिवेदन 1955 में दिया। उसके पहले पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी बनी। उसके बाद 56 में संविधान संशोधन कर यूनियन टेरिटरी की अवधारणा आई। इसके साथ साथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 57 नगर नियम अधिनियम लागू कर दिया गया और 87 में जब सरकार या कमेटी बनी उसके बाद दिल्ली को राज्य देने का निर्णय किया गया। 249A के तहत इसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है और 69वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लिया गया। मैं एक जो रिपोर्ट है इसका कोट भी पढ़ना चाहता हूं। पहले मैंने जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ा, आम्बेडकर जी को पढ़ा। श्री रिंकू जी आम्बेडकर जी को कह रहे थे कि आम्बेडकर की भावना के खिलाफ काम करे हो। रिंकू जी, हम तो आम्बेडकर जी की भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। आम्बेडकर जी ने कहा था कि केंद्र के तहत रहना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, बालकृष्ण रिपोर्ट में साफ शब्दों में कहा, मैं कोट अनकोट कहता हूं, दिल्ली की कार्यप्रणाली और सेवा प्रणाली केंद्र सरकार के अधीन होनी चाहिए। संविधान में संशोधन के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री ने भी अपने वक्तव्य में ये बात को रिपोर्ट को कोट किया और उन्होंने कहा कि बालकृष्ण समिति ने पूरे विश्व की राजधानियों की कार्यप्रणाली और सेवा प्रणालियों का अध्ययन करके ये प्रस्तुत किया है जिसका हम पालन कर रहे हैं। और उस वक्त गृह मंत्री कांग्रेस के थे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जब एक उंगली हमारे सामने करते हो तो 3 उंगली आपके सामने होती है। और मैं तो कहता हूं उस वक्त उचित ही किया था और आज हम जो कर रहे हैं वो ही उचित ही कर रहे हैं। इसलिए आप, जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता हूं, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए। सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे सारे इकट्ठा और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात आई कि भाई अध्यादेश क्यों लेकर आए। मैं बताना चाहता हूं कि 11/5/2023 को संविधान पीठ ने एक फैसला दिया। अब संविधान पीठ के फैसले को कोई ध्यान से पढ़ेगा तो वो फैसला कहता है
इन वे संविधान पीठ ने 2 जजों की खंडपीठ का बेंच का गाइडेंस किया है। फाइनल निर्णय 2 जज की बेंच ने करना है। वो अभी डेट लगी भी नहीं है, मैटर लगी भी नहीं है। 11/5/23 को जजमेंट आया और 11/5/23 को ही दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने मंत्री ने एक परिपत्र घोषित कर दी अपने सिग्नेचर से। फिर से मैं कहता हूं, परिपत्र सचिव करते हैं, यहां मंत्री करते हैं। आज 5:30 बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पर तैनात किए जा सके, सचिव सेवाएं की तैनाती मतलब सर्विस जो देखते हैं वो सचिव की तैनाती के लिए नोट प्रस्तुत किया जाए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करना बाकी, इन प्रिंसिपल निर्णय किया है। इसके पर 2 जजों की बेंच ने निर्णय करना है, इसको घोषित करना है। आप अमल करने कर दी। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी कि सेवा विभाग के सचिव श्री आशीष माधेराव मोरे का ट्रांसफर कर दिया गया है। ध्यान देने की बात है कि जो मैं कह रहा हूं वो फिर से पढ़ रहा हूं। 11/5/23 के निर्णय के पैरा 165 में न्यायालय की नियमित बेंच को इस मामले का निपटारा करने का आदेश दिया गया था, जो अभी बैठी ही नहीं थी। शाम को ही इन्होंने तो इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया। इसके बाद सतर्कता विभाग विजिलेंस मंत्री जी ने सभी सहायक निर्देशकों को आदेश दिया कि विशेष सचिव सतर्कता विजिलेंस कमिश्नर को के सचिव है विजिलेंस के, उसको रिपोर्ट न करिए, रिपोर्ट मत करिए। क्यों? अभी जजमेंट नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब कारण कहता हूं, इसलिए न करना का किया जाए। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं बताता हूं। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के सतर्कता विभाग को सबसे पहले क्यों निशाना बना गया? अगर सेवा के अधिकार मिल गए, चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं मिल गए, तो सबसे पहले कोई क्या करेगा? रोड एंड बिल्डिंग की चिंता करेगा, पीने की पानी की चिंता करेगा, साफ सफाई की चिंता करेगा, आरोग्य की चिंता करेगा। इन्होंने विजिलेंस की चिंता करी। बोलो, प्रायोरिटी तो देखिए साहब इनके साथी की, विजिलेंस की चिंता करी। भला विजिलेंस की चिंता क्यों करी? इससे दिल्ली की जनता का क्या भला होने वाले था? मैं बताता हूं। क्योंकि विजिलेंस विभाग को इसलिए निशाना बना गया, माननीय अध्यक्ष जी, कि इसमें बहुत सारी संवेदनशील फाइलें बंद पड़ी हुई थी। कौन सी फाइलें थी? कौन सी फाइलें थी? जरा आप ध्यान से सुनना भाई। जिसके बारे में बड़े बड़े आवाज से आर्गुमेंट्स कर रहे थे, उनका एक्ट सुनना। आबकारी घोटाले के संबंधित फाइल, शराब की आबकारी घोटाले की फाइल, न्यायालय द्वारा जो आदेश किया था, इसका ओपिनियन जो देना था, वो फाइल विजिलेंस डिपार्टमेंट में थी, जिसके तहत उनके पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हैं। अब वो फाइल कैसे इनके हाथ में दे? मुख्यमंत्री के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्चे के संबंधित फाइल, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री